एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 68 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग कंप्लीट वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण धर्मों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ढेर सारे इसमें कंसेप्ट है। ये चैप्टर छोटा सा है, बट इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लग जाएगा। तो अगर आपका करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी, अगर ये 5 चैप्टर स्ट्रांग है तो ये चैप्टर आपको एकदम बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो ईएमडब्ल्यू है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यानी कि मैग्नेटिक सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा सा ही है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करता है कि अपने पीछे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होते थे उन सबको इसमें समाहित किया गया है। तो अगर आपको करंट, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ईएमआई अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो इसको मत देखिए। आप सीधा सा बात मैं बोल रहा हूँ, व्यूज की कोई यहाँ पे लालच नहीं है, मैं एकदम डायरेक्ट आपको लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपको देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा यूट्यूब पे कोई टीचर बोलता नहीं है। एकदम आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ईएमआई, एसी, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जर, मैग्नेटिज्म, अगर ये सब आपका अच्छा है तो फिर ईएमडब्ल्यू को देखिए, क्योंकि ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। ये उसी विद्यार्थी को समझ में आता है जिसने पूरा का पूरा अपना मैग्नेटिक वाला सेक्शन अच्छा से पढ़ा हो। तो ये हमारा एकलव्य बैच है, लेक्चर नंबर 68 है। एकलव्य बैच में मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपसे कि मैं आपको टोटल 100 लेक्चर करा करके दूंगा। ये हमारा 68 है, देखिएगा 100 भी कंप्लीट होगा। ठीक 30 जनवरी से पहले 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इनसे मुलाकात करते हैं। ये इन्होंने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट MENT होता है। MENT, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में यहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, और हमारा ये जो चैप्टर है अभी पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूरा एकदम ढेर सारी बातें होगी। पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एकदम हमको फील दिला देंगे। उसके बाद फिर हम मैक्सवेल के 4 इक्वेशन करेंगे, और ये हमारे साथ मैक्सवेल बाबा हैं, ठीक है। अब इनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक। ये है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक। तो मैक्सवेल ये पीला जर्सी में अफगानिस्तान के सामने नहीं है। ये वो मैक्सवेल है जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपना थ्योरी दिया। जिस प्रकार से हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट है। सर आइजैक न्यूटन जो कि क्लासिकल फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो मैक्सवेल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल न्यूटन और आइंस्टाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया था। ये मैक्सवेल है जिसने 4 इक्वेशन से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समाप्त कर दिया। तो इसीलिए मैक्सवेल का पूरा इक्वेशन हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका इसके पहले वाला मैग्नेटिक वाला सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आप छोड़ दीजिए वीडियो को देखना। ये उसी को समझ में आएगा जिसने करंट, मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी को किया होगा, अच्छा से ढंग से किया होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा थ्योरी लगेगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसके पहले प्रीवियस चैप्टर जो था करंट था, मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म था, उसमें आपको बताया गया था कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा डिफिनेशन था जिसको एम्पियर में दिया था, और वहां पे हमने देखा था कि I बराबर एक फॉर्मूला आता है dQ/dt, ठीक। और इसी फॉर्मूला से हमने क्या किया था कि dQ/dt जो था, और इसी से हमने I को डिफाइन किया था। फिर हमारे आए थे ऑस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहा कि एक करंट कैरिंग वायर है और उसके पास अगर किसी हम नीडल को ले जाते हैं तो वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है।
तो यानी कि जो पिछला वाला चैप्टर था वहां से हमने देखा था कि अगर एक वायर है और इस वायर में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये वायर अपने चारों तरफ क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। मतलब इसमें करंट के फ्लो होने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको हमने पूरा का पूरा पीछे वाले जो चैप्टर से उसमें पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग एक नया प्रकार का करंट देखेंगे। इसमें जो हमारा जो करंट आएगा वो रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो की वजह से नहीं आएगा, यानी कि आवेश के प्रवाह के दर की वजह से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक नया प्रकार का करंट आएगा। वो करंट कैसे आएगा इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था। उसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया कि मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ठीक, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैक्सवेल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट अपना किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां और दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां, और फिर उन्होंने क्या किया कि बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट किया। और ये जो बैटरी है ना, ये आरसी सर्किट है। ठीक, मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्किट है इसको हम आरसी सर्किट मान सकते हैं। और आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब आरसी सर्किट लिए हैं तो चलिए हम सी का मतलब मानते हैं कि कैपेसिटर है, और कैपेसिटर यहाँ पे दिख भी रहा है कि पैरेलल कैपेसिटर हमने लिया है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहा गया, ये आर कहा गया। तो जब ये वायर है तो इस वायर के पास कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा ही, ये तो मानने वाली बात है। तो ये पूरा का पूरा आरसी सर्किट है और इसी को लेकर के मैक्सवेल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, अब जानते हैं कि बैटरी है, प्लस माइनस चार्ज है। ठीक, तो बैटरी क्या करता है कि आवेश को रखता नहीं है, बैटरी चार्ज को रखता नहीं है। बैटरी क्या करता है, बस ये चार्ज जो है मतलब किसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको बस फ्लो कराने का काम करता है। बैटरी का यही काम होता है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये स्विच ऑफ है, हमने क्या किया कि स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज सर्किट हो जाएगा। जानते हैं अगर स्विच ऑन रहेगा तो उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। अब इसमें समझने की बात क्या है, तो जैसे जैसे ये जाएगा तो मान लेते हैं कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइकिल चलते रहेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें करंट भी आएगा, और उस करंट का फॉर्मूला होगा I बराबर dq बटा dt। और ये जो करंट होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो होता है, क्योंकि आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पासेस थ्रू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें जो करंट है ये पॉजिटिव से निकलेगा, यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक, ये करंट का डायरेक्शन है। और चूंकि पता भी है कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, और इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए, अब इसमें और भी कुछ बातें हैं। चूंकि करंट जिस डायरेक्शन में जाता है ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में गया तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये सर्किट आराम से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो हम लोग भी कर सकते हैं लैब में जाकर के, बट मैक्सवेल ने इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चलता है कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट करंट आया कहां से। जो कि आपको पहले बता दिया गया है कि जो विद्युत धारा होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
हम पिछले जो चैप्टर में है, प्रीवियस चैप्टर्स, वहां से हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस किसी ने भी पीछे वाले चैप्टर्स ढंग से पढ़ा होगा उसको ईएमडब्ल्यू समझ में आएगा, वरना ईएमडब्ल्यू बिल्कुल बकवास लगेगा आपको लगेगा कि हम क्या आपके सामने बकवास कर रहे हैं। क्योंकि जिसने भी ईएमडब्ल्यू को अच्छा से पढ़ा है, इसका मतलब है कि उसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि 11th क्लास में रोटेशन होता है, वैसे ही क्लास 12th में ईएमडब्ल्यू होता है। जब तक पूरा का पूरा मैकेनिक नहीं पढ़िएगा तब तक 11th क्लास में रोटेशन समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईएमडब्ल्यू को समझने के लिए पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म समझ आना चाहिए। अब प्रीवियस चैप्टर की बात होगी। अब पुराने चैप्टर में हम क्या पढ़े थे? यही कि विद्युत धारा वाही तार के आस पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी वेक्टर उत्पन्न होता है। ये बातें हमें पहले बताया गया था, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये पढ़ाया जाता है। ये वाला मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में पढ़ाया गया था। इसके बाद फिर आते हैं, एक और बात आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई वेक्टर कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब होता है बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर की उत्पत्ति होती है, ठीक। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से फिर ईडी करंट आता था। इसकी वजह से क्या आएगा? ईडी करंट आएगा। और ये चीज हमें कहां पढ़ाया जाता है? तो ईएमआई में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता था और मैक्सवेल साहब को भी पहले से पता था कि विद्युत धारावाही तार के, मतलब कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ाया गया था कि विद्युत धारावाही तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब फिर क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इसमें हम परिवर्तन करते हैं तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से फिर करंट जनरेट होगा और उसको क्या कहते हैं? ईडी करंट कहते हैं। ईडी करंट यानी कि इसको हिंदी में भंवर धाराएं कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा बात हमें पता था। तो अब देखिए मैक्सवेल ने क्या किया। मैक्सवेल ने क्या किया कि ये वाला जो, चूंकि यहाँ पे तो करंट है, अब यहाँ पे करंट है तो इसके पास क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लाया, ठीक। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जैसे ही वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल को लाया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये धारावाही तार होगा। धारावाही तार है कि इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है, यानी कि डिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ये क्या करता है कि मैग्नेटिक नीडल को, यानी कि ये जो चुंबकीय सुई है, ये कंपास है, इसको डिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए यहां तक तो हम लोग भी समझते हैं। अच्छा ये बताइए, अब यहां पे क्या हुआ कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में तो कुछ है नहीं। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में कुछ नहीं है। तब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और मैग्नेटिक नीडल लाया गया, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक नीडल है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ कैसे? ठीक है, यहां पे करंट आया कैसे?
यहाँ से यहाँ के बीच में करंट आया कैसे, सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल खाली गैप है, फिर भी करंट का फ्लो हो रहा है, फिर भी यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। और यहाँ तक कि हमें पहले से मतलब कि ये जो मैक्सवेल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, अगर ये नहीं होता, इसके पहले अगर हमसे एज यूजुअल पूछा जाता, तो पुराने चैप्टर के पढ़ाई के आधार पर हम यही जवाब देते कि यहाँ पर सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब सुई में डिफ्लेक्शन तब नहीं होगा जब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से सबका दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ से मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट का कहानी स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इस मैग्नेटिक नीडल को लाया गया, तो ये क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्ट हो गया तो यहां से समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म की दुनिया में क्रांति आ गया, इसको ऐसे आप कह सकते हैं। पूरा का पूरा एकदम एम्पियर का नियम गलत होने लगा, गॉस का नियम गलत होने लगा, फिर एम्पियर ने जो अपना सर्क्यूटल नियम दिया था वो सब गलत होने लगा। आखिर में करंट आया कैसे, ठीक है, तो इसके पीछे मैक्सवेल ने अपना एक लॉजिक दिया। मैक्सवेल ने अपना लॉजिक ये दिया कि ये जो करंट आया है, इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया, क्योंकि जब हम यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग आएगा। यहां से जब यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि चेंजिंग होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया है। देखिए ये जो बात लिखा हुआ है ये दूसरा बात लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं जो बात बोल रहा हूँ वो दूसरा बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, तो विद्युत धारावाही तार के आसपास होता है। फिर नीचे मैंने लिखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप परिवर्तन लाइएगा, मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाइएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा बात है, यहाँ पे मैं ठीक इसका उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री तो जानते ही होंगे। नेचर लव सिमेट्री यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी उत्पत्ति होगी। तो इसी बात को मैक्सवेल ने समझाया था अपने डिस्प्लेसमेंट करंट की सहायता से। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। B इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, ऐसा ना कह करके इसमें क्या बोल दिया गया कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट आया होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया है वो कोई रियल करंट नहीं है, बल्कि वो एक बना बनाया हुआ कहानी है, एक मनगढ़ंत कहानी है, वो एक हाइपोथेटिकल केस होता है। तो इसी को मैक्सवेल साहब ने अपने इक्वेशन से समझाया था, और उसी को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया था। तो अब आइए, अब ये एक्सपेरिमेंट संपन्न हुआ, अब यहां से हम थोड़ा डिफिनेशन की बात करते हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ये वेक्टर कहा जाता है, में परिवर्तन लाया जाता है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण जो करंट आता है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट को सूचित किया जाता है आई डी से। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो आईडी का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ऑफ ई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन आ गया जो कि मैक्सवेल ने दिया था, और यहां से ये जो मैक्सवेल है
ये जो मैक्सवेल बाबा थे कहाँ गए, इसी से मैक्सवेल बाबा को सबसे बड़ा साइंटिस्ट का संज्ञा दे दिया गया मैग्नेटिक के फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिज्म में इन्होंने मात्र अपना 4 इक्वेशन दिया, और ये जो 4 इक्वेशन के बारे में बताया था वो इनका इक्वेशन नहीं था, वो किसी और का इक्वेशन था। उन्होंने क्या किया कि चारों इक्वेशन को अच्छा से पढ़ा और ये आकर के बोल दिया कि इस 4 इक्वेशन को पढ़ लो, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म खत्म, और ऐसा हुआ भी। इसीलिए मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं मैग्नेटिज्म की दुनिया में। तो मैक्सवेल ने ये जो नियम दिया था, मैक्सवेल ने जो करंट दिया था, इस करंट के बारे में किसको पता ही नहीं था। ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है ऐसा किसको नहीं मालूम था। तो इन्होंने बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये किसकी वजह से आता है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के वजह से आता है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से ही यहाँ पर क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड आया था, जिसके वजह से ये नीडल क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। एक तो कंडक्शन करंट होता है, कंडक्शन करंट जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको मैक्सवेल ने बताया था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट जो था ये एम्पियर के द्वारा दिया गया था, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। कंडक्शन करंट को IC से सूचित करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को ID से सूचित करते हैं। कंडक्शन करंट का फॉर्मूला बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, dq/dt। ये कंडक्शन करंट का फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, कंडक्शन करंट IC, डिस्प्लेसमेंट करंट ID बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E/dt। ठीक है, तो ये कंडक्शन करंट है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कि हमें यहां से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अभी तक बहुत सारा फिजिक्स पढ़े हैं, करंट, मूविंग, मैग्नेटिक मैटर, EMI, AC, क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आया था? तो वहां पे आया ही नहीं था। वहां पे क्या था ना कि जो हम पढ़े थे करंट में, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म में, मतलब इसके पहले हम जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बात नहीं हुआ था? क्योंकि वहां पे IC और ID दोनों बराबर भी होता था, जिसको हम I बोल देते थे। ठीक है, IC और ID दोनों बराबर ही होता था, जिसको हम क्या बोल देते थे, I बोल देते थे। यानी कि वहां पे जो हमें एम्पियर का सर्क्यूटल नियम पढ़ाया गया था वो गलत पढ़ाया गया था। हाँ, गलत पढ़ाया गया था, जिसको यहाँ पे आकर के मैक्सवेल ने संशोधित किया, मैक्सवेल ने यहाँ पे आकर के सही किया। तो परीक्षा में आएगा तो जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही आपको लिखना है, क्योंकि परीक्षा में जब तक बोलेगा नहीं कि मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर का नियम जो संशोधित किया गया था उसके बारे में बताइए, तब तक उसके बारे में आपको चर्चा नहीं करना है। जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको लिख करके आना है। तो इसके पहले वाला चैप्टर में जो हम पढ़ते थे उसमें संयोगवश कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में बराबर होता था, जिसको हम I बोलते थे। ठीक, और इसको कंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक, तो अभी तक मैंने जो भी बताया है लेक्चर को, आप इसको दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना बार में समझ में आए उतना बार में देखिए, क्योंकि ये चैप्टर और ये वाला सेक्शन जो कि मैंने आपको बताया है, ये जो यहाँ से मैंने जो इसका स्टोरी स्टार्ट किया, ये जल्दी से किसी को समझ नहीं आता है। ठीक है, अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। टीचर लोग भी इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत कम टाइम लेते हैं, और इसको ऐसा ही डिफिनेशन के तौर पे, इक्वेशन के तौर पे ऐसा ही बता दिया जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स लोगों का ये वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, वीक का वीक ही रह जाता है, और वो लोग 12th भी पास हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर इसको ढंग से पढ़ना है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाले चैप्टर को आप जाइए और अच्छा से पढ़िए। यूट्यूब पे एक एक चैप्टर का मेरा लेक्चर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट, मैटर, EMI, AC, सब चीज मिल जाएगा। तब जाकर के मैं यहाँ पे EMW बता रहा हूँ। ये वाला जो मैंने कहानी बताया, इस वाले कहानी को आप वीडियो को बैक करके और देखिए कि इसमें मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या बोला, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत एकदम आपको एकदम शांत से और एकदम क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर एक एक्सपेरिमेंट समझ में आता है। तो चलिए अब यहाँ से अब चैप्टर बहुत जल्द खत्म होगा। बस ये जो मेन बात था यही मुझे बताना था, और
ये हो गया। अब आते हैं मैक्सवेल साहब के इक्वेशन पे। ये मैक्सवेल ने मात्र 4 इक्वेशन दिया और 4 इक्वेशन के बता दिया कि इतना पढ़ लो, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने कितना समीकरण दिया? 4 समीकरण, 4 इक्वेशन है इनका, 4 इक्वेशंस। अब चारों इक्वेशंस को देखेंगे। अब मैक्सवेल ने जो 4 समीकरण दिया था ये इनका समीकरण नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहा जाता है मैक्सवेल का समीकरण। बात वही होता है, कमाएगा धोती वाला खाएगा टोपी वाला। मैक्सवेल ने गॉस का नियम चुरा लिया, गॉस का मैग्नेटिज्म का नियम चुरा लिया, फैराडे का नियम चुरा लिया, एम्पियर का नियम चुरा लिया और कह दिया कि चलो अब इसको मैक्सवेल का नियम बोलो। सब कोई, पूरा दुनिया बोलती है, क्योंकि मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशन पे गहरा अध्ययन किया था, एकदम डीप स्टडी किया था, तब जाकर के इसके बारे में बोला था। मैक्सवेल का जो फर्स्ट लॉ है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, वो 4 इक्वेशन में सबसे पहला आता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आकर के बताया था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। बस जो हम पहले से जानते हैं वही बात है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए बराबर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है और ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये मैक्सवेल का पहला समीकरण है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही अगर आप इसका भाषा चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि गॉस लॉ तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो जाइए वहां से बोला भाषा का इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी सब इक्वेशन तो यही है कि ई तथा डीए का जो लाइन इंटीग्रल होता है, ई डॉट डीए का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो फाई के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। विद्युत फ्लक्स का मान क्यू इनसाइड का 1/ε0 गुना होता है, और इसी को क्या कहते हैं? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। ठीक, अब मैक्सवेल का है दूसरा इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला था कि एक क्लोज सरफेस लीजिए, अब वहां पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए। ये जो था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, फाई था। ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा? क्लोज इंटीग्रेशन कीजिएगा बी डॉट डीए का। अब ये मान हमेशा 0 आएगा। ठीक, इसको इन्होंने ऐसे लिखा कि क्लोज सरफेस यानी कि बंद सतह के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक, इन्होंने मैक्सवेल के दूसरा नियम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को ही कहा जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब फैराडे के इंडक्शन का नियम देखेंगे। अब ये माइकल फैराडे का जो 2 नियम था इंडक्शन को लेकर के, पहला और दूसरा, उसको भी देख लेते हैं। नियम यही था, माइकल फैराडे ने यही बोला था कि जब किसी कुंडली यानी कि कॉइल, ठीक, जब किसी कुंडली में विद्युत क्षेत्र या इसके बदला में विद्युत धारा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत धारा में बदलाव किया जाता है, तब ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड
इसको प्रेरित बोलते हैं। ये किसने बोला था? ये फराडे ने बोला था। जब भी किसी कॉइल में विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा में परिवर्तन कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा, तो वहां पे एकदम कंफर्म है ईएमएफ आएगा, यानी कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं कि वैद्युत वाहक बल वहां पे प्रेरित हुआ है, जिसको ई से सूचित किया जाता है। ठीक, और जो ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है डी फाई बी अपॉन dt के। ठीक है, ये ई जो होता है यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई बटा dt के बराबर होता है। ये फैराडे ने आकर के बताया है। अब आते हैं चौथा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, अब इसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैक्सवेल ने बता दिया था कि एम्पियर साहब जो आप नियम दिए थे अपने, एम्पियर ने यही बोला था कि जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल होता है ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई के। एम्पियर ने तो यही बोला था। लेकिन ये जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट था, इस सर्किट में एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब यहां पे आया जाएगा तो यहां पे एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लग जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं लगेगा। तो इसी को लेकर के यहां पे ये पूरा तरीके से लागू नहीं हो पाता है। तब ये जो नियम है इसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ नहीं कहा जाएगा, इसको एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ कहा जाएगा। इसका नाम हो जाता है एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल होगा, मतलब कि बी और डीएल का लाइन इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, ये म्यू नॉट इंटू टोटल करंट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो करंट है इसके और इसके साथ साथ, ये तो कंडक्शन करंट के बारे में बात हो रही थी, इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाता है। तो यहाँ पे आईसी प्लस आईडी होगा। ठीक, तो ये हुआ एम्पियर का नियम। एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ है उसको संशोधित करके कुछ इस टाइप का रूप दे दिया गया था, किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। तो यही मैक्सवेल का चार्ज समीकरण था, जिसको पढ़ लेने के बाद पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन हो जाती है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या था? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस आईडी। ठीक, ये इक्वेशन दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि आईसी जो होता है वो कंडक्शन करंट होता है, जो कि डीक्यू बटा डीटी के बराबर होता है। और अभी अभी आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन हो जाएगा dt। जब यहां पर आएंगे तो यहां पर देखिए क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू, अब ये आईसी है तो आईसी के बदला में लिखेंगे dq अपॉन dt प्लस आईडी के बदला में लिखेंगे, आईडी यहां पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा एम्पियर मैक्सवेल का भयानक सा समीकरण, जिसको देखने के बाद बेहोशी तो आना ही आना है, क्योंकि जिसको भी पीछे वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिज्म वाला जो सेक्शन है इसमें ईएमडब्ल्यू पढ़ने से पहले पुराने वाला चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिए, तब जाकर के इसमें कुछ समझ में आएगा। और इसमें एकदम ढेर सारा मस्त मस्त न्यूमेरिकल बनता है, जो कि बोर्ड में नहीं बताया जाता है, वो सब जेईई नीट और सीयूईटी का टॉपिक हो जाता है फिर। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। और इतना आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये देख लेते हैं तो आप जेईई का कैंडिडेट हो, नीट का हो, सीयूटी का हो, किसी भी कैंडिडेट, कैसा भी कैंडिडेट हो, ईएमडब्ल्यू का थ्योरी आपका एकदम मस्त स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा समझ जाते हो तो इसके आधार पे अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, क्योंकि सारा चीज दिया जा रहा है। थ्योरी के नाम पे यहाँ पे मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, सब चीज दे रहा हूँ, जितना पढ़ना है एनसीईआरटी सब चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हाँ, तो अब बात आती है इक्वेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू की। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू के बारे में हम लोग देखेंगे।
तो ये चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज को रेस्ट पे रखा जाएगा तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगा, मतलब कि जब किसी आवेश को विराम पर रख देंगे तब वहां पर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मानते हैं कोई क्यू चार्ज है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, यहाँ पर दोनों आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। जब किसी आवेशित कण को एक समान रूप से गतिमान कराया जाता है तब क्या क्या उत्पन्न होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जब किसी आवेशित कण को विराम पर रख दिया जाता है तो क्या उत्पन्न होगा? तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। केस 3, केस 3 क्या होता है कि चार्ज को जब, यानी कि आवेश को त्वरित कर दिया जाता है, आवेश को त्वरित कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम आवेश को त्वरित कर देंगे तब उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव मोशन, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये वेव यानी कि तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी या जो भी चार्ज पार्टिकल है वो चलेगा, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने का मतलब होता है एक दूसरे का परस्पर लंबवत होंगे। ई वेक्टर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और वी वेक्टर का मतलब होता है गति, तरंग की गति या आवेश की गति, जो भी हो, आवेशित कण की गति। यानी कि वही बात हुआ, अगर इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव होगा वो ऐसे चलेगा। मतलब एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, जो वेव होगा वो ऐसे चलेगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव है वो ऐसे चलेगा। ठीक, तो ये वाला जो है ये हमें बताया जाता है किसमें? ये केस 3 में बताया जाता है। ये कब होगा? जब आवेशित त्वरित होगा तब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ई वेक्टर, बी वेक्टर, अभी वी वेक्टर दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो भी होता है इसका मान हो जाएगा ई अपॉन बी, और इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर ये पूछ दिया जाए कि ई बटा जो बी है इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ई बटा जो बी है ये वेलोसिटी के बराबर है। यानी कि ई बटा बी का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT के पावर -1। ठीक, अब देखिए वेव कैसे मोशन करेगा। ये मैंने ग्राफ बनाया y वर्सेस x का। तो ये ब्लू वाला जो कलर है, देखिए ये ब्लू वाला कलर, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, यानी कि ब्लू वाला कलर अगर मान लेते हैं कि y में जाएगा, ये y के लिए है, तो ये वाला जो कलर है, मैंने इस कलर का जो यूज किया है, ये z में जाएगा, तो जो वेव है ये x में चलेगा। मतलब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड z में जा रहा है, तो जो वेव है ये वेव खुद x में चल रहा है। ठीक, अब ये जो मैंने रीजन दिखाया येलो कलर से, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड में जो यू नॉट है इसको पीक वैल्यू कहा जाता है। और ये वही बात है एसी वाला, जिसमें हम लोग आई नॉट को पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते थे, वी नॉट को पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहते थे। तब यहाँ पर ये जो यू नॉट है ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही अगर हम जेड एक्सिस में जाएंगे तो जेड एक्सिस में देखिए ये इसमें भी पीक वैल्यू है। ये जो पीक वैल्यू दिख रहा है आपको,
यहाँ पर जो पीक वैल्यू जो है ये इसको कहा जाएगा बी नॉट, ये भी पीक वैल्यू है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है। ये किसके लिए? ये केस 3 के लिए कहा गया, ये केस 3 के लिए है। चलिए अब डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। ट्रैवलिंग वेव के बारे में पहले कुछ डिस्कस करते हैं। ट्रैवलिंग वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स क्या होता है? हाँ तो चलिए ट्रैवलिंग वेव के बारे में देखते हैं। अच्छा, y बराबर ए साइन ओमेगा एक्स माइनस के टी, ओमेगा एक्स माइनस के टी, ये वेव इक्वेशन है। ठीक, y बराबर ए साइन ओमेगा एक्स माइनस के टी को क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। ठीक, इसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ये क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, या इसको पीक वैल्यू भी कर सकते हैं, पीक वैल्यू। ठीक, एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव कहने का मतलब होता है तरंग का विस्थापन, तरंग का विस्थापन। ओमेगा एक्स क्या है? ये तो डायरेक्शन को बता रहा है, ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इधर के होता है, इस के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। के का मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये लैम्डा होता है। अब इसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ओमेगा अपन के। ये जो भी होता है इसको वेव मोशन कहा जाता है, यानी कि जो वेव चल रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा? तो ओमेगा अपॉन के हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, या इसको 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं। तो ये एफ क्या है? तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और टी क्या है? तो टी का मतलब टाइम पीरियड होता है। ये ट्रैवलिंग वेव्स की कहानी हो गई। ट्रैवलिंग वेव्स में इतने सारे बात आते हैं। ठीक, अब थोड़ा बहुत अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनेशन देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर ये परीक्षा में पूछ देगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, देखिए ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी उत्पत्ति आवेशित कणों को त्वरित कराने से होता है। वो कौन सा केस था? ये वाला केस। जैसे हमने आवेश को त्वरित कराया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का मोशन तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब आएगा जब आवेश को हम त्वरित कराएंगे। जब तक आवेश को त्वरित नहीं कराएंगे तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात यही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति आवेशित कणों को त्वरित कराने से होता है। अर्थात जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तब रेडिएशन उत्पन्न होता है, और उस रेडिएशन को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट एंड समझने वाला डिफिनेशन है, वरना बुक में डिफिनेशन रटते रह जाओगे और कभी भी याद भी नहीं हो पाएगा।
ये जो डिफिनेशन है, आप इस डिफिनेशन को अगर आप नोटबुक में लिख लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा 2 नंबर और 1 नंबर के लिए। जब भी किसी आवेशित कण को त्वरित कराया जाता है तब क्या होगा, वहां पे रेडिएशन उत्पन्न होता है और उसी रेडिएशन को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक, ये ट्रेवलिंग वेव की बात थी और ये मैंने बता दिया। अच्छा, EMW की ही बात है, डेफिनेशन में ही आता है ये वाला का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव का वेलोसिटी होगा वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब जो EMW होता है ये नेचर में ट्रांसवर्स होता है और पता नहीं इसको बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो प्रकृति में कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है, और लाइट में तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि लाइट का नेचर कैसा होगा, तो ट्रांसवर्स होगा, अनुप्रस्थ होगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो y एक्सिस में होता है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, ग्राफ ऐसे बनता है। E नॉट पीक वैल्यू है, इक्वेशन होगा E बराबर E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, और x बताता है कि वेव जो है वो पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रहा है और E नॉट जो है ये पीक वैल्यू को बता रहा है। इसीलिए मैंने आपको ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होता है, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, और ये क्या है, तो ये वेव मोशन को बताता है। ये जो प्लस एक्स है ये किसको बताएगा, वेव मोशन को बताएगा। ठीक, और यहाँ पे जो प्लस एक्स है ये भी किसको बताएगा, वेव मोशन को बताएगा। ठीक, तो इसका इक्वेशन जब लिखेंगे तो बीजेड बराबर बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और ये भी x जो है वो वेव ट्रेवलिंग को बताएगा जो कि पॉजिटिव x होगा, और इसका पीक वैल्यू कितना होगा, बी नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो पीक वैल्यू है E का पीक वैल्यू जिसको E नॉट कहा जाता है और B का पीक वैल्यू जिसको B नॉट कहा जाता है, इसमें E का जो मान होता है वो B नॉट से बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, E नॉट का जो मान होगा B नॉट से बहुत ज्यादा होगा, और दोनों का जो रेशियो होगा उसको C कहेंगे, और ये इन वैक्यूम यानी कि इन एयर के लिए है, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू है। और ये जो C होता है जिसका मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है E नॉट अपॉन B नॉट बराबर क्या हो जाएगा, C। और इन अदर मीडियम, तो अदर मीडियम में E बटा B वो V के बराबर होता है। ठीक, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी के बीच का रिलेशन देख लीजिए। इन एयर की बात किया जाए तो जो C होता है वो 1/√μ0 × ε0 के बराबर हो जाएगा, और ये जो μ0 है इसका मान जानते होंगे 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर या न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है, और ε0 8.85×10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और C तो प्रकाश की चाल है जिसका मान होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। अगर किसी और मीडियम की बात करेंगे तो वेलोसिटी बराबर C अपॉन √μr × ε0r हो जाएगा। ε0r का मतलब होगा रिलेटिव परमिटिविटी और μr का मतलब होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, ये विद्युतशीलता और इसको आई थिंक चुंबकशीलता बोलते हैं। विद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, परमिटिविटी को हिंदी में वैद्युतशीलता कहते हैं और परमिएबिलिटी को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW का इक्वेशन हम एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो एवरेज एनर्जी होता है, और ये जो एनर्जी आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, और ये जो एनर्जी आता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। तो 1/4 ε0 × E नॉट का होल स्क्वायर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है ये 1/4 B नॉट × B नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि UT आता है जिसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा UE और प्लस में UB के बराबर हो जाएगा। तो U टोटल बराबर हो जाएगा 1/4 ε0 और E नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1/4 B नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ε0, और फिर यहां से 1/4 कॉमन ले लेंगे तो फिर एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर ये याद है तो फिर टोटल एनर्जी निकालने में क्या ही दिक्कत होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो I होता है वो U/A × T के बराबर होता है। नॉर्मली हम जानते भी हैं
कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड में जो भी एनर्जी होता है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। और ये एज यूजुअल ये जनरल बातें हमें पहले भी बताई गई थी, वो यहाँ पर भी बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी जो होता है वो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू यू नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर हो जाता है। किसका? EMW का। ठीक, मोमेंटम ऑफ EMW। तो मोमेंटम ऑफ जो EMW होगा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम मोमेंटम निकालेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का हम संवेग निकालेंगे, तो वहां पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है? तो जो लेमडा होता है ये H/P के बराबर होता है। ठीक, अब चूंकि P का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग, और P का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू v यानी कि मास इंटू वॉल्यूम। ठीक, और चूंकि काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ mv² के बराबर होता है, तो ऊपर नीचे अगर m से गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mv का होल स्क्वायर और अपन में 2m हो जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर mv के बदला में फिर क्या रख देंगे? p रख देंगे, तो p² अपॉन में 2m हो जाएगा। तो यहां से p बराबर वैल्यू आ जाएगा √2m इंटू में ke। ठीक, तो लेमडा का वैल्यू H/P है, तो हमने क्या किया कि p का एक और वैल्यू निकाल लिया। तो देखिए ये जो लेमडा है, ये लेमडा बराबर हो जाएगा H/P के, या लेमडा बराबर हो जाएगा H/mv के, या लेमडा बराबर हो जाएगा H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। और यही काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो Q इंटू डेल्टा V के भी बराबर होता है। ठीक, ये डेल्टा V है, K बराबर Q इंटू डेल्टा V। ठीक, यहाँ पर V का मतलब वेलोसिटी नहीं, ये जो V है इस V का मतलब पोटेंशियल है, और Q का मतलब चार्ज है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/√2 इंटू m, और काइनेटिक एनर्जी के बदले में लिखा जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ठीक, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेमडा जो है यानी कि उसका जो वेवलेंथ है वो निकालने का तरीका होगा। एनर्जी कैसे निकालिएगा? क्योंकि E बराबर फॉर्मूला होता है hν। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? hc बट्टा लेमडा कहते हैं। और यहाँ पे h का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, जो होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, और c का वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम पुट करेंगे तो 12,400 अपॉन लेमडा आएगा, और ये एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेमडा होगा एंगस्ट्रॉम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आपको लेमडा पता है, मतलब कि वेवलेंथ पता है, तो उसका एनर्जी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस सारे फॉर्मूले से उसका मोमेंटम यानी कि संवेग निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बिहार बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग व्युत्पत्ति आवेशित कणों के त्वरण के कारण होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। यह प्रकृति में अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होता है, इसको भी मैंने बताया। इसमें विद्युत क्षेत्र यानी कि E वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि V वेक्टर, और तरंग की दिशा यानी कि V वेक्टर, तीनों आपस में परस्पर लंबवत होता है। कह सकते हैं कि E वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा E क्रॉस B के समानांतर होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आपको एहसास होगा कि इसको क्वेश्चन बैंक में कितना बार पूछा गया होगा। और तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि B क्रॉस E याद कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि बिल्कुल गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा E क्रॉस B के समानांतर होती है। ठीक, इन्हें गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में भी गति करता है। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें जो C का जो मान होता है वो 1/√ε0 इंटू μ0 के बराबर होता है। तो कभी कभी ऐसे भी अगर बना करके दे दिया जाए तो वही बात होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी अदर मीडियम में जाएंगे तो यहाँ से V का मान
C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, और ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। अब उस मीडियम का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन V। तो C अपॉन और V का फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। C कट जाएगा तो यहाँ से म्यू का डायरेक्ट वैल्यू आ गया, अंडर रूट ये ऊपर चला जाएगा तो म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर ये जो म्यू है ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है ये, ठीक है। ये भी म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। और ये जो म्यू आर है, इस म्यू आर का मतलब हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। अब देखिए यू नॉट बटा बी नॉट सी के बराबर होगा और सी 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। वैक्यूम में जाएंगे तो सी बराबर यू नॉट अपॉन बी नॉट, किसी मीडियम में जाएंगे तो यू नॉट अपॉन, किसी अदर मीडियम में जाएंगे तो ई अपॉन नॉर्मल ई अपॉन बी हो जाएगा, ठीक। वेव ऑप्टिक्स की कुछ बातें हो जाएगी इसमें। वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर बताने वाला नहीं हूं, बस वेव ऑप्टिक्स में बातें बता रहा हूं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में ये सब आप जाइएगा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में भी इन्हीं सभी बातों की चर्चा होगी। अगर वेव ऑप्टिक्स देखा जाए तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होता है ये अध्यारेपण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करता है। अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स विद्युत चुम्बकीय तरंग परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण जिसको इंटरफेरेंस कहा जाता है, विवर्तन जिसको डिफ्रेक्शन कहा जाता है, ध्रुवण जिसको पोलराइजेशन कहा जाता है, सबको प्रदर्शित करता है। ये सब कहां बताया जाएगा, तो वेव ऑप्टिक्स में बताया जाएगा। और ये तो पहले ही बता दिया गया कि नॉट का मान बी नॉट से बहुत ज्यादा होता है। तो इसके पहले मैंने जितना भी बताया था सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण था, आप उसको लिखिए, 5 नंबर बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम कैसे आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का नाम बहुत सुनते होंगे, आखिर में आया कहां से। स्पेक्ट्रम क्या होता है, सो देख लीजिए, बड़ा ही आसान सा डिफिनेशन होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, अभी तो आपको बता दें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उनके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी या तरंग दैर्ध्य का क्रमिक वितरण, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब आप उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ठीक ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप उसको अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उनके आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का क्रमिक वितरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका वेवलेंथ का रेंज लिखा हुआ है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। हम तो आपको यही बोलेंगे कि यहाँ से आप ये गामा का और एक्स का आप रट लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा गया है गामा एक्स। बाकी अगर पूरा का पूरा याद कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा वेव आएगा, इसके पहले भी कॉस्मिक रेज होता है, गामा वेव, एक्स रेज, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट, ठीक है। यूवी जो है, यूवी का फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट जिसको पराबैंगनी कहा जाता है, ठीक है। अल्ट्रा वायोलेट का मतलब पराबैंगनी। विजिबल रेज है दृश्य प्रकाश, जिसमें विविग्योर आ जाएगा। विविग्योर यानी कि वही इंद्रधनुष में जो बनता है, वायोलेट, इंडिगो, और उसके बाद ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। IR का मतलब इंफ्रारेड होता है, उसको औरत तो बोलते हैं हिंदी में, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो आप फिर से सुन लीजिए, गामा है, एक्स है, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायोलेट जिसको हिंदी में पराबैंगनी कहते हैं, विजिबल यानी कि दृश्य कहते हैं, और IR इंफ्रारेड यानी कि औरत जिसको हीट वेव भी कहा जाता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो गामा जो वेव होता है उसका वेवलेंथ 10 के पावर -3 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। गामा वेव का जो वेवलेंथ होगा वो 10 के पावर -3 नैनोमीटर से छोटा होगा। और आपको भी पता होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक। अब एक्स रेज जो होता है ये 10 के पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। यूवी यानी कि पराबैंगनी जो किरण होगा इसका रेंज 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगा। विजिबल रेज जिसको विबग्योर यानी कि हमारा जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जो 7 कलर होता है उसका जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच होता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर डाटा दे देगा एंगस्ट्रम में तो आप ये भी याद रखिए
कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। उसके बाद IR यानी कि इंफ्रारेड का रेंज होगा 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक। फिर माइक्रोवेव जो होगा वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मीटर, और रेडियो वेव जो होता है वो 0.1 मीटर से ज्यादा होता है। अब इसको याद करने का एक टेक्निक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कितना बार, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ऊपर से जैसे आप नीचे आइएगा तो इसका जो लेमडा है वो इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से जैसे हम नीचे आ रहे हैं इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन देगा बना करके, तो फिर वहां पर चेक करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किसका वेवलेंथ हुआ, और जिसका लेमडा जितना ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होता है, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो लेमडा बढ़ेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका लेमडा हुआ, रेडियो वेव्स का। अब सबसे कम कौन, तो गामा से भी पहले आता है कॉस्मिक रेज, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिक बताया जा रहा है, एक ट्रिक है, आप इसको रट लीजिए, पूरा जिंदगी भर याद होगा और हर जगह काम देगा। जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जिस भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे पूरा का पूरा दे देगा। बोर्ड में तो काम देगा ही देगा, जेईई नीट में भी काम देगा, सीयूईटी में भी काम देगा, हर जगह काम देगा ये ट्रिक। याद रखना है, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। अगर ये याद कर लेते हैं तो समझिए कि पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ का ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता हो गया। इसमें क्लासिकल का मतलब हो जाएगा कॉस्मिक रेज, ठीक है। इसमें गाड़ी का मतलब हो जाएगा गामा रेज, गामा हो जाएगा GAMA, गामा। और ये तो एक्सरेज है, नॉर्मली जो होता है एक्सरेज। और यू का मतलब हो जाएगा अल्ट्रा वायोलेट रेज, और इस V का मतलब हो जाएगा विजिबल, और इस विजिबल में आ जाएगा विबग्योर, इस विजिबल में आ जाएगा विजिबल रेज, ठीक है। और इसमें आ जाएगा VIBGYOR, ठीक है। अब ये विबग्योर हो गया। अब इसका तो फुल फॉर्म पता ही होगा, अब इसमें क्या ही लिखे, V का मतलब वायोलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड, I का मतलब हो जाएगा इंफ्रारेड, माई का मतलब हो जाएगा माइक्रोवेव्स, ऑरेंज का मतलब हो जाएगा रेडियो वेव्स, ठीक है। क्या होगा, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, रट लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, 5 बार रटिए, 10 बार रटिए, याद हो जाएगा। कॉस्मिक रेज क्लासिकल का, गाड़ी का गामा रेज, X का एक्स रेज, U का यूवी रेज, B का विजुअल रेज, इन का इंफ्रारेड, माई का माइक्रोवेव, ऑरेंज का रेडियो वेव। अब यही ट्रिक है। अब इसमें आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर ये पूरा का पूरा न्यूमेरिक याद हो गया तो 4 ऑप्शन उठा करके दे दे, पूरा का पूरा हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग जितने भी रेज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि इससे भी सवाल पूछा गया है कि एक्स रेज के बारे में बताइए, 2 नंबर में पूछा गया है कि एक्स रेज का उपयोग कहाँ होता है, गामा किरणों के 2 उपयोग को लिखे, बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा। तो गामा रेज का जो सोर्स होता है वो रेडियो एक्टिव डीके होता है, यानी कि रेडियो सक्रियता जो होता है वहां से गामा किरण की उत्पत्ति होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर के कोशिकाओं को मारने में होता है या क्रिस्टल के अध्ययन में किया जाता है। एक्सरे का सोर्स जो होता है वो एक्सरे ट्यूब होता है, इसका उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। एक्सरे जानते होंगे, हाथ वगैरह सब टूट जाता है तो पता करते हैं। तो देखिए एक्सरे जो होता है ना वो फ्लैश यानी कि कच्चा मांस को फ्लैश बोलते हैं। तो एक्सरे जो होता है वो फ्लैश से जा सकता है लेकिन हड्डियों से नहीं जा सकता है, तो इसीलिए तुरंत पता चल जाता है कि हड्डी टूटा हुआ है कि क्या है, और इसका भी उपयोग क्रिस्टल के अध्ययन में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट,
पराबैंगनी किरण जिसका सोर्स सन है, क्योंकि सूरज से ही घातक पराबैंगनी किरणें आती है जो कि हमारे शरीर के लिए और ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसका जो उपयोग होता है स्टिमुलेट नर्व एंडिंग ऑफ ह्यूमन आई। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है सक्रिय, ठीक, सक्रिय या कह सकते हैं सक्रियता बढ़ाने, जो भी हो। ह्यूमन आई, नर्व करने का मतलब होता है वो तंत्रिका। तो मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो डायरेक्ट आंख से जुड़ा होता है। तो तंत्रिका तंत्र का जो एंडिंग होता है वो आंख से आकर के जुड़ा हुआ होता है। तो उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है, यानी कि पराबैंगनी का उपयोग होता है। आईआर, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, परमाणुओं तथा अणुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। इसको हिंदी में अवरक्त कहा जाता है। इंफ्रारेड को अवरक्त किरण बोला जाता है और इसका उपयोग होता है थेरेपी में। और थेरेपी बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, फोटोथेरेपी हो गया। तो जितने भी थेरेपी होते हैं उसमें आईआर का यूज किया जाता है, ठीक। माइक्रोवेव जिसका सोर्स होता है मैग्नेट्रॉन बॉल और इसका उपयोग होता है रडार कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव्स में। एंड नेक्स्ट आ गया रेडियो वेव जिसका यूज होगा रेडियो कम्युनिकेशन में। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर ब्यूटीफुल चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होप सो आपको पूरा का पूरा अच्छा लेक्चर लगा होगा। तो काफी मेहनत लगा इस लेक्चर को तैयार करने में एंड इसके पीछे के थ्योरीज बताने में काफी ज्यादा हमारा इफर्ट लगता है। तो आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये वीडियो कैसे लगा और वन शॉट में पढ़ करके ये चैप्टर कैसा लगा आपको, क्योंकि अक्सर ये चैप्टर वीक ही रह जाता है हर किसी का। तो अगर आप यहाँ से देख करके जाते हैं तो मुझे इतना उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आएगा। तो अगर आपको समझ में आया यानी कि हमारा प्रयास जो है वो सफल रहेगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।